नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपका जो ये इन्वायरमेंट का क्लास है, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर कहीं और भी जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हैं कहीं भी, यह आपका इंडियन ज्योग्राफी आज से स्टार्ट होगा। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मैक्सिमम पार्ट थे, जो बहुत बार चांस बन जाते हैं वहाँ से पेपर में आने के, उसको हमने पढ़ा रखे हैं। बाकी ये 14वां क्लास होगा आपका। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और इतना समझ लीजिए साथियों, ये पहले के क्लास हैं, हम आपको बताने वाले हैं। ये अगला क्लास जो ये थोड़ा सा लाइव वीडियो है, लेकिन इसके बाद जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी, आपके भौगोलिक, इंडियन ज्योग्राफी के भौगोलिक पार्ट पे स्टार्ट होगा। यानी कि भौगोलिक भूभाग है भारत, जैसे कि आपका नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, भारत की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं। आपके सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो। तो सारे प्रशिक्षु सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, शेयर कर देंगे वीडियो को, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो होगा साथियों। वो रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि हमने उसको ऑफलाइन अपने कोचिंग में पढ़ाया हुआ है और वही सारी वीडियो यहाँ पर चलाने वाले हैं हम। ठीक है, आप लोग अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अन्यथा अगर कुछ भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी कम से कम नहीं तो हम 10 रिकॉर्डेड वीडियो चलाएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे लगातार, बैक टू बैक डे। ठीक है, उसके बाद नदियां आएंगी, इस प्रकार से क्रम से चलता रहेगा। घबराइएगा मत, बिल्कुल शालीनता से। छोटे छोटे क्लास होंगे, मात्र 30-30 मिनट के, आराम से क्लियर करते हुए चलिए। हमारे पास 20 दिन का भी समय है, 20 दिन में हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट साथियों। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा वैसे ही हम तुरंत स्टार्ट करने वाले पॉलिटी, बहुत ही धमाके तरीके से करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। बस आप लोग करते रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हमने एक पहल स्टार्ट किया है जो आपके समक्ष हमने रखने की कोशिश किया है। पूरा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल पूरा विधिवत हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ा जाएगा। सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें कि दर्रे भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि अनेक जितने भी इंडियन ज्योग्राफी से पार्ट आते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएस लेवल के हों, चाहे आप सुपर टेट के लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप पीसीएस किसी भी स्टेट पीएससी या फिर बीपीएससी के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा दोस्तों। विश्वास के साथ आप लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो को। छोटी छोटी वीडियो होगी। आज का पहला पार्ट है हमारा, मतलब पार्ट 1 से स्टार्ट किए हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के बारे में, भारत का परिचय क्या है। इस पर 2 वीडियो आएगा जिसमें सारी बातें हम चर्चा करेंगे, जो छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन आप समझ बनाते हुए मैप के माध्यम से आराम से पढ़ेंगे। आप पहले मैप बनाइएगा और जहाँ से हम बोलेंगे आपको लिखना है वहाँ से आप नोट डाल के लिखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, भारत क्या है। भारत मतलब ये मैप क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स वाला पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स तब पढ़ा जाएगा जब हम लोग हिमालय की चर्चा करेंगे, है ना। आज स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो ये बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा भारत एक महान देश है दोस्तों। कैसा देश है? महान देश है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत महान पुरुषों का जन्म हुआ और इस वजह से कह लीजिए हम भारत को एक महान देश की संज्ञा देते हैं। और सबसे पूरे विश्व का सबसे शांति प्रिय देश के नाम से भी हम भारत को अपने जानते हैं। ठीक है, इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी पुरानी है जितनी स्वयं मानव जाति का अस्तित्व है। जब से मानव जाति का अस्तित्व स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अगर देखा जाए इसकी सभ्यता और संस्कृति अगर खुदेड़ी जाए तो तब से लेकर आज तक में वही चीज़ें हमको दिखती हैं, झलकती हैं। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लीजिए और आज के मानव का कंपैरिजन कर लीजिए तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको सेम पाई जाएंगी। वहाँ पे भी उस समय बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी होता था, मुद्राएं थी, नृत्य थे, मतलब किसानी, खेती वगैरह सब कुछ होता था, व्यापार होता था। पर उस समय भी जो हमारी सभ्यता थी पूरी बिल्कुल एक सुसंगठित पूरी व्यवस्था थी और आज भी लगभग वही चीज़ है। दूसरी बात, अभी लिखिएगा मत, जब हम बोलेंगे जहाँ से आपको लिखना है, पहले परिचय थोड़ा सा सुन लीजिए। इसकी विशालता, मतलब जो इसका विशालता है दोस्तों, इसकी विशालता के कारण ही, इसकी महानता के कारण इसे हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा? उपमहाद्वीप की। महाद्वीप तो है ही, उपमहाद्वीप, महाद्वीप में भी उपमहाद्वीप, है ना।
इस वजह से अगर पूछा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो आप बताएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ जितने भी देश लगे हुए हैं, भारत देश के साथ, अपने प्रिय भारत देश के साथ जितने भी देश लगे हुए हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, सब भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान जो कि लद्दाख से अपना बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि पश्चिमी वाले इलाके में बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद आपका इधर आ जाता है दोस्तों श्रीलंका, यहाँ पे देख रहे हैं श्रीलंका। इधर नीचे मिनिकॉय, तो अपना ही पार्ट है, मिनिकॉय के नीचे मालदीव। इधर देखेंगे बंगाल की खाड़ी वाले में बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया और म्यांमार हो गया। ये आ जाते हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। इस वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो अपने भारत को देखा जाता है दोस्तों। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। जो हमारा भारत है पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो दक्षिण भाग में स्थित है। अभी आपको पूरे ग्लोब में भी बताएंगे, पूरे ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो अभी तो आपने देखा पूरे उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, फिर आपने देखा महाद्वीप, यानी कि जो आपका एशिया महाद्वीप है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसमें भारत की स्थिति क्या है दोस्तों? दक्षिणतम है, सबसे दक्षिण में स्थित है, दक्षिण भाग में स्थित है। ये इसे दक्षिण एशिया के या फिर दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे अगर नोट करना चाहते हैं तो, अगर भूल सकते हैं तो नोट कर लेंगे। ये विश्व का एक इकलौता ऐसा देश है दोस्तों, आपको पता है पूरे विश्व में तीन आपके जो महासागर हैं बहुत फेमस हैं, बहुत, वैसे तो 5 हैं लेकिन 3 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि प्रशांत महासागर पहले स्थान पर है, जो कि पूरे विश्व में, पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यही रखता है आपका प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है अटलांटिक महासागर, जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और नीचे अफ्रीका और यूरोप के मध्य में आ जाता है, जिसकी आकृति एस के आकार है की है। जब हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल तो उसमें चर्चा करेंगे। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दोस्तों भारत के दक्षिण में स्थित है। जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है उसे मेडागास्कर द्वीप के नाम से जानते हैं। इसे नोट कर लेंगे अगर नोट करना है तो, ठीक है ना। और हिंद महासागर का ही पार्ट है आपका अरब सागर, मतलब कि अरब की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र जो है पूरा, यहाँ पे जो पानी वाला बॉडी है यह वाला और यह वाला, ये पूरा हिंद महासागर का ही हिस्सा है। भारत जो है बीच में ऐसे धंसा हुआ है, और वह मतलब भारत धंसा नहीं, भारत तो आया हुआ है सड़क के। इसको हम बताएंगे किस प्रकार से भारत की उत्पत्ति हुई है। और इधर है अरब सागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल सागर, बंगाल की खाड़ी का सागर कह लीजिए। ये दोनों हिंद महासागर के ही पार्ट हैं, और हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। इसी वजह से हम कहते हैं इकलौता ऐसा देश भारत ही है जिसके नाम पर कोई सागर का नाम है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ याद रख लेंगे। इसके बाद और इसमें क्या चीज़ें हैं, इसका प्राचीन नाम, अच्छा इसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है पता है। जो आर्यवर्त थे, जो उत्तर भारत में स्थित थे, आर्य जाति, आर्य समूह, आर्य बसे हुए थे, बोला जाता है उत्तर भारत में थे, आर्कटिक सेक्टर से आए थे। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं, भूवैज्ञानिक, तो जो आर्य थे वो आर्कटिक वाले सेक्टर से आए थे। अंटार्कटिक तो नीचे है, आर्कटिक का ऊपर है, उत्तरी ध्रुव में हमारे, वहां से आए हुए थे। और जो आर्य थे दोस्तों ना, वह इसका नाम दिए थे क्या, उनके नाम पर पड़ा था भारत। अच्छा भारत क्यों पड़ा था, क्योंकि आर्यवर्त के ही सबसे महानतम राजा भरत थे। कौन थे दोस्तों? भरत, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा थे। उनके नाम पर ही भारत या फिर भारतवर्ष नाम पड़ा हमारे इस पूरे देश का, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और ईरानियों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा था, और कह लीजिए यूनानियों ने यूनानियों ने बोला था दोस्तों कि सिंधु जो है, सिंधु नदी जो है यहाँ से जेमुख ग्लेशियर से निकलती है और इधर चली जाती है, और उसी के किनारे भारत, मतलब यह देश बसा हुआ है। तो इस वजह से सिंधु नदी के किनारे, मतलब सिंधु नदी को उन्होंने इंडस नाम दिया यूनानियों ने, और भारत को क्या नाम दे दिया? इंडिया नाम दे दिया। तो याद रखेंगे, इंडिया यूनानियों ने बोला है, और ईरानियों ने हिंदुस्तान बोला है, और भारतवर्ष आर्यों ने बोला है। ये बातें पूछी जा सकती है। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। अच्छा भारत की आकृति आपको कैसी दिख रही है? चतुष्फलकी दिख रही है कि नहीं? देखिए इस प्रकार से कुछ दिख रहा है ना, ऐसे भारत की आकृति कुछ ऐसे दिख रही होगी दोस्तों। देखिए आप खुद देखिए, इस प्रकार से ऐसे नीचे की तरफ आया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर भारत की आकृति पूछता है तो बताएंगे चतुष्फलकी है भारत की आकृति। कैसी है? चतुष्फलकी है। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं दोस्तों कि यानी कि मैप कैसे देखते हैं। अगर आपके पास मैप होगा भारत का, विश्व का, तो मैप कैसे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन पॉइंट खींच दें, यहाँ पे आपका मध्य बिंदु है, तो यह उत्तर है,
ये उत्तर होता है, आपके सर की तरफ उत्तर होता है, और नीचे की तरफ यहाँ पे नॉर्थ लिख लीजिए, यहाँ पे साउथ होता है, और आपके राइट हैंड के साइड, राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, एक तरफ बच गया जो, यह चीज होता है। इस प्रकार से मैप देखते हैं, याद रखेंगे। तो पूरे एशिया में तो भारत की स्थिति साउथ में है, तो पूरा एशिया में अगर देखेंगे तो एशिया में साउथ है, याद रखेंगे। अभी भारत की स्थिति बताएंगे आपको, पूरे ग्लोब में क्या स्थिति है भारत की, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, जो भारत है हमारा, भारत अगर भारत को मिडल पॉइंट मान ले बीच में, तो इस साइड और इस साइड, यानी कि ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ कौन कौन से पार्ट पड़ते हैं, कौन से प्रायद्वीप पड़ते हैं, यह क्वेश्चन आया था। तो बता देंगे भारत के जो दोस्तों पूर्व में, भारत के पूर्व में, इधर पूर्व की तरफ कौन सा प्रायद्वीप है, इंडो चीन प्रायद्वीप है, इंडो चीन, इंडो चाइना प्रायद्वीप पड़ता है, ये चीज याद रखेंगे। और अरब सागर की तरफ यानी कि पश्चिम में अगर अरब सागर है तो अरबी प्रायद्वीप, कौन सा, अरबी प्रायद्वीप, क्योंकि यहाँ पे अरब के बहुत सारे खाड़ी देश हैं, अरबी देश जिसे बोलते हैं, कतर हो गया, ओमान हो गया, है ना, समझ रहे हैं, और आपके सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गए, ये सब अरबी देश हैं, खाड़ी देश के नाम से जाने जाते हैं। इस वजह से इस पूरे सागर का नाम अरब सागर पड़ गया है, यानी कि अरब की खाड़ी पड़ गया है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है, कौन बताएगा। भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपल सा है, देखिए रटना नहीं, आराम से समझते चलेंगे, सारी चीजें मैप आपके सामने है, हम एक एक पॉइंट आपको दिखाते चलेंगे, मैप से समझाते चलेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में ये चीज आपका खत्म होगा, तो आराम से पढ़ते चलिए विधिवत अच्छे ढंग से। आज मतलब अगर आप पूरे क्लासेस कर लेंगे, कम से कम तो 80 या 90 क्लास आएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। तो अगर 80-90 क्लास आप ज्योग्राफी के कर लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के दोस्तों, इसके बाद कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, हमने क्या बोला था आपसे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसे रटना नहीं है, मोबाइल नंबर याद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह याद कर लीजिए, 362, अरे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना जी, इधर से याद कर लीजिए, 3287,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत की आकृति चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी है इस तरह, ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिखेंगे आप, अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए पूरे विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, कितना, कौन से नंबर का, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का पूरे विश्व में जो स्थान है वो 2.43% है, हजारों बार यह प्रश्न आया है एग्जाम में, 2.43% है। अगर 100% की बात करें, 100% की बात करें तो 100% में भारत का जो पोजीशन है 2.43% है, याद रखेंगे। केवल भूमि स्थल की बात हो रही है, भूमि की बात हो रही है, पूरे धरती की बात नहीं हो रही है, केवल भूभाग की बात हो रही है। पूरे भूभाग में भारत का स्थिति है 2.43%, ठीक है ना, याद रखेंगे पूरे विश्व में। अच्छा, इससे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपने ट्रिक सुना होगा ना, रुक चीन अब आ भारत, शॉर्ट में भी मैम ने बनाया है, आपने देखा होगा। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाता है अपना प्यारा देश भारत, भारत के बाद आ जाता है अफगानिस्तान, और इस तरह से करके और सारे क्रम हैं, तो याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये बातें आप लिख लेंगे। चलिए अब हम कुछ और बातें आपको बताते हैं दोस्तों। अगर पूछा जाता है देश के उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, यह चीज देख रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार कितना है देश का। अगर हम देखें, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो इस भारत का उत्तर से लेकर दक्षिणतम पॉइंट तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक, क्योंकि आपको पता है ना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और यहाँ पश्चिम से लेकर पूरब तक का विस्तार कितना होता है, तो आप याद रखेंगे, अगर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात करेंगे तो 3,214 किलोमीटर भारत का विस्तार है। अगर बात करेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम तक या फिर पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितना है, तो 2,933 किलोमीटर, यानी कि 2,933 किलोमीटर। तो किसी एग्जाम में यह पूछ लिया था भारत का
उत्तर से दक्षिणतम विस्तार ज़्यादा है या फिर पूर्व से पश्चिम का विस्तार ज़्यादा है? तो आप बता देंगे भारत की जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण का ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण का ज़्यादा है। और एक एग्जाम में यह भी प्रश्न बना था दोस्तों, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में एक प्रश्न बना था आपके, और यह सुपर टेट में भी आया था एक प्रश्न, हम बता रहे हैं। आपसे पूछा गया था भारत का जो विस्तार है ना, उत्तर से दक्षिण का और पूर्व से पश्चिम का, उन दोनों का अंतर कितना है? बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन अब खैर पुराना हो गया है, यह बार बार छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो 4 - 3 1 होगा, 11 - 3 8 हो जाएगा, 8 दूना से 11, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। 281 किलोमीटर अंतर होगा भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार से माइनस करेंगे पश्चिम से पूरब के विस्तार से, तो 281 किलोमीटर होगा। यही उस ऑप्शन में दिया था, आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर यह नहीं दिया होता है तो इसमें अगर 281 पॉइंट समथिंग दिया रहता है तो अभी आप सही कर देंगे, है ना, या फिर 280 भी कुछ दिया रहता है तब भी आप सही करेंगे। अब देखिए, अगर हम ग्लोब बनाते हैं, या ग्लोब, ये देखिए ग्लोब है, वैसे हम विश्व का भूगोल जब पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी खत्म होते ही, तो उस पर भी हम अच्छे से काम करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है पूरा भूमध्य रेखा पूरे अर्थ के बिल्कुल बीच से हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर, क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। भारत का इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, ठीक है, यह भूमध्य रेखा है। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर में, 23.5 डिग्री ऊपर में कर्क रेखा पड़ता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा पड़ता है। और ऐसे ही यह उत्तरी गोलार्ध है, इधर इधर दक्षिणी गोलार्ध है। इधर अगर भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध होगा। अगर नीचे की तरफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी एक लाइन जाती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री पर होती है दोस्तों, क्या नाम इसका, मकर रेखा है। जिस प्रकार से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, उसी प्रकार सेम एक अक्षांश है मकर रेखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया की जीवन रेखा मकर रेखा को कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे। इस दोनों रेखाओं के बीच में उष्णकटिबंधीय जोन होता है। कैसा, उष्णकटिबंधीय जोन, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा उमस पड़ना, बहुत ज़्यादा धूप निकलना, क्योंकि जो सन है, जो सूरज है, इसी के बीच में संचरण करता है। तो हमारे बताने का सिर्फ एक मतलब था, जो हमारा भारत स्थित है, अगर काट देंगे इसे अक्षांशी लाइन कहते हैं, इस प्रकार की लाइन को अक्षांशी लाइन कहते हैं, और इस प्रकार की लाइन को देशांतरी लाइन कहते हैं। अगर हिंदी नाम नहीं याद हुआ तो इंग्लिश में याद कर लेंगे, इंग्लिश में आसान है। यह जो अक्षांशी है इसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, क्योंकि लेटी हुई है, लैटिट्यूड। और जो ये खड़ी वाली है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी है, देशांतरी रेखा है, देश के बीच का अंतर है, देशांतरी रेखा। अक्षांश है, अक्षांशी लाइन है। तो हमारा जो भारत स्थित है दोस्तों कहाँ पर है इस पूरे ग्लोब में, ध्यान से देखिए। हमारा जो भारत, एक कर्क रेखा है, यह भूमध्य रेखा है, यह आपका मकर रेखा है। हमारा जो भारत की स्थिति है दोस्तों यहाँ पर है, कहीं कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि देख रहे हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जा रही है। तो याद रखेंगे, भारत की जलवायु के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो ये सारी बातें थोड़ा बेसिक हैं, आप याद रखेंगे। अब हम क्या बात कर रहे थे, भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर में, भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत का अक्षांशीय लाइन, अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे 1 2 3 इस प्रकार पड़ेगा। तो यहाँ से भी एक लाइन जाएगा जिसका नाम होगा 6 डिग्री 4 मिनट, क्या नाम होगा, 6 डिग्री 4 मिनट होगा, जो कि भारत के अंडमान कि जहाँ पड़ता है दोस्तों, नहीं सही है, 6 डिग्री है, ऊपर की तरफ है ना, 6 0 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ेगा। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर दोस्तों कहाँ तक है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। ये बात याद रखेंगे। जो 6 डिग्री 4 मिनट है वो भारत के, कल यहाँ पे 6 डिग्री 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, 8 आएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट भी होता है, क्या होता है, 8 डिग्री 4 मिनट भी होता है। और जो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, वो पड़ जाता है भारत की तमिलनाडु में,
तमिलनाडु के कन्याकुमारी। तो अगर आपसे पूछता है भारत के मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार बताइए, मुख्य भूमि का, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे उत्तर में पड़ता है आपके लद्दाख में, क्योंकि अब भारत का जो यूटी है, जो आपका राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, अब 2 भागों में टूट गया है। 5 अगस्त 2019 को 2 भागों में टूटा और उस राज्य को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यह यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश है आपका, उसका नाम क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। और मुख्य भूमि का भारत का अक्षांशीय बताएंगे कि उत्तर अक्षांशीय क्या है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछता है भारत की स्थिति द्वीपों सहित अक्षांश से बताइए, तो आपको पता है अंडमान निकोबार थोड़ा सा इससे नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो 8 डिग्री के नीचे आएंगे तो 7, 6 इस तरह 0 तक जाता है, तो यहाँ पर पड़ जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है पूरे भारत की उत्तरी अक्षांशीय स्थिति बताइए, तो आप कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, पूरे द्वीपों सहित। लेकिन अगर पूछता है मुख्य भूमि के साथ, तो बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर और लद्दाख तक। लद्दाख यह हो गया है ना, तो लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये बात याद रख लेंगे। यह तो रहा हमारा उत्तरी और दक्षिणी विस्तार, मतलब उत्तर से लेकर, मतलब यहाँ से उत्तरी अक्षांश में भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश भारत कहाँ पर स्थित है। अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब में देख रहे हैं आप ना, भारत यहाँ पर स्थित है। अगर यह हमारा 4 भाग में बट रहा है, आपको पता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है, देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो भारत की स्थिति नॉर्थ ईस्ट में होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो भारत का पूरे ग्लोब में जो स्थिति है दोस्तों, वह नॉर्थ ईस्ट में है। इस वजह से इसका नॉर्थ अक्षांश यानी कि उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं देशांतर का। अगर पूछा जाता है आपसे कि भारत जो है, भारत की पश्चिमी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर का नाम बताइए, मतलब किस देशांतर पर स्थित है, तो आप बोलेंगे जो भारत वेस्ट वाला, यहाँ पर भारत का स्थिति है, मतलब कि यहाँ पर जो भारत की स्थिति गुजरात में पड़ता है, किस डिग्री पर है, तो बता देंगे दोस्तों कि कौन सा डिग्री है, तो बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ पर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अंडमान निकोबार में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। याद रखेंगे दोस्तों, पूर्वी देशांतर। यह है उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यह है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। तो याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पड़ता है गुजरात में और 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। सेम इसी तरह जो आपका पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट अब लद्दाख में पड़ता है, और जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट है दोस्तों, वो पड़ जाता है हमारा कहाँ पर, 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पड़ जाता है, बताइए 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पड़ जाता है। 1 मिनट भैया, क्या बता दिए थे हम, ये 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 पड़ता है, तो 6 नहीं यहाँ पे, और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे पड़ेगा, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका पड़ जाता है यहाँ पर, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु के कन्याकुमारी में और 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में पड़ता है। यह बात याद रख लेंगे। चलिए, अब यह बात आप याद होगा। अब आगे नेक्स्ट कुछ लिखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बात होती है देश के मानक समय रेखा। मानक समय रेखा का नाम याद रखेंगे 82.5 डिग्री, कहीं कहीं पे लिखा होगा 82.30 डिग्री। अब हाफ डिग्री से आप यह नहीं कहेंगे 82.5, हाफ का मतलब तो 0.5 ही होता है, लेकिन अगर हाफ एन आवर कहेंगे, 1 आवर में 60 मिनट, तो हाफ एन आवर में 30 मिनट होता है, इस वजह से 82.3 डिग्री, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। अब जो भारत का मानक समय रेखा है उसकी बात करते हैं। मानक समय रेखा यही है दोस्तों, जो कि कितने राज्यों से होकर भारत का गुजरता है, आप खुद देखिएगा। यह हमारे इलाहाबाद के
जो अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज के नैनी जिले से, प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से, नैनी जिले से नहीं बल्कि नैनी क्षेत्र कर लीजिए, नैनी क्षेत्र से दोस्तों यह गुजरती है हमारी मानक समय रेखा कितने राज्यों से, तो बताएंगे सबसे पहले ये यूपी में इंटर करती है, यूपी के नीचे पड़ जाता है एमपी, तो फिर एमपी में आती है, एमपी के बाद झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आती है, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों आ जाता है उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद सीधे वह आंध्र प्रदेश से होते हुए नीचे यानी कि कहाँ चल जाता है, इस बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो याद रखेंगे जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट से लेकर दोस्तों कहाँ पर कितने राज्यों से गुजरती, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, या छत्तीसगढ़ आपका इस प्रकार से रहेगा छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी मानक समय रेखा जिसका नाम है 82 एंड हाफ, याद रखेंगे दोस्तों। 82 एंड हाफ जो है अगर कहेंगे यह ग्रीनविच समय से कितने दूर है, तो ग्रीनविच समय लाइन जो है दोस्तों वह पड़ जाता है हमारे लंदन में, अंडमान ब्रिटेन के कैपिटल लंदन शहर में, है ना, लंदन शहर में एक स्थान है ग्रीनविच नाम का, तो ग्रीनविच नाम से एक शहर है, उसी के नाम से वहां से एक 0 डिग्री की लाइन गुजरती है, 0 डिग्री, कौन सी दोस्तों, 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, समय रेखा, तो 0 डिग्री समय रेखा गुजरती है, 0 डिग्री समय रेखा से पूर्व की तरफ, भारत की तरफ पड़ता है पूर्व की तरफ, तो भारत 0 डिग्री से 82 एंड हाफ डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का समय होगा, 5.30 यानी कि 30 मिनट, इतने घंटे का समय होता है। और यह कैसे आता है यह हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे विश्व के भूगोल में कैसे आता है, 1 डिग्री बराबर तो 4 मिनट होता है, और आपको पता है सब कुछ बताएंगे, चिंता नहीं करिए, बस इतना याद कर लेंगे आप। अब देखिएगा यह बात हो गई ना, अब बताइए जो भारत में कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे सर भारत की जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, इधर पड़ जाता है मध्य प्रदेश, देखिए यूपी से होकर नहीं गुजरती है भैया, यूपी हटा देंगे, यूपी से नहीं सटती है थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे यूपी जो हम लगाए हुए हैं यूपी हटा देंगे, मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो गुजरात राजस्थान में मात्र 24 किलोमीटर तय करती है, जो कर्क रेखा है ना राजस्थान में 24 किलोमीटर तय करती है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। एक बार फिर से सुन के लिख लीजिएगा आप, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में नहीं जाएंगे, पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा नीचे पड़ता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से होकर जाता है भारत में, मतलब 8 राज्यों से होकर जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया था किसी एग्जाम में जो यह कर्क रेखा है वह तो मतलब किस राज्य के कैपिटल से होकर गुजरता है, तो बता देंगे झारखंड के रांची से, झारखंड के रांची से होकर गुजरता है, ठीक है ना, झारखंड के रांची से। और ये जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना, ये दोनों बात याद रखेंगे। और पूरे भारतवर्ष का, भारत देश का जो राजधानी क्षेत्र है दिल्ली है, आपको पता है। अब कुछ चीजें इसमें और हम आपको बता देते हैं, भारत का स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, इसको लिख लेंगे। अगर बात करेंगे मुख्य भूमि की, भारत के मुख्य भूमि तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 6100 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे भारत के मुख्य भूमि जो तटीय भाग है भारत का, उसके साथ जो द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इधर मिनिकॉय है, सबको अगर जोड़ दें तब कितना हो जाएगा भारत का पूरा तटीय सीमा, तो बताएंगे 7500 दोस्तों, 7516.6 किलोमीटर यह होगा, किसके साथ, भारत के द्वीपों सहित। अब अगर पूछा जाता है पूरे भारत का बाउंड्री कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बता देंगे दोस्तों 7516.6 किलोमीटर प्लस 15,200, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7, यानी कि 22,716.6 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर,
यह सब का सब जो है आप वर्ग नहीं दोस्तों, ये क्षेत्रफल थोड़े है, केवल किलोमीटर में है, किलोमीटर में होगा ना 716 यानी कि 22,716.6 किलोमीटर में भारत का पूरा यह बॉर्डर है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। भारत जो है दोस्तों कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो बताएंगे बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तो भारत के जो ऊपर वाले हो गए राज्य उसके साथ। अब कितने राज्य हैं जो कि इन देशों से बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के, तो बता देंगे गुजरात पाकिस्तान से शेयर करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, फिर अगेन यहाँ पे आ जाता है मणिपुर के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये चीज रखेंगे। अब भारत की तटीय राज्य कितने हैं, तो बोलेंगे 9 हैं। कौन कौन से सर, बताएंगे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के बाद यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल, इस तरह से। अब सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अगर इतनी चीज़ें समझ में आई हों तो आप लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।